आरएसएस वाले जो सरकारें हैं, ये उनका उनका आइडियोलॉजी है। 20,000 स्कूल बंद कर रहे हैं और 1-2 लाख लोगों की नौकरी खत्म कर रहे हैं और बोल रहे हो कि हम स्मार्ट स्कूल होने चाहिए। तो स्मार्ट स्कूल में जो पैसा देगा वो पढ़ाई करेगा। एजुकेशन लोन का सिस्टम शुरू करेंगे। आज के सारे बैंक एजुकेशन लोन पर चल रहे हैं जनाब। और कैसे कैसे माँ बाप सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं उसके चक्कर में आके, उसके बहुत उदाहरण हैं। और कितना प्रेशर में बच्चे आ रहे हैं उस सब चक्कर में। आपने देखा कोटा में 3 बच्चों ने लगभग एक साथ सुसाइड किया है। आमतौर पर ऊंची जाति के लोग क्या कर रहे हैं, वो यहाँ से IIM IIT से कर रहे हैं, हमारे मेडिकल कॉलेज से पढ़ रहे हैं, जो हमारे पैसे से चलता है, हमारे टैक्स से चलता है। इस देश के किसानों की मेहनत जो कमाई करते हैं, जो देश के करते हैं, GST से चलता है। और पिछले 5 साल के अंदर 3 लाख से ज्यादा इन लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। देश की सियासत ने क्या कुछ मुल्क में किया है, उसका अंदाज शायद कुछ लोगों को कुछ वर्षों के बाद मालूम होगा। और वो ये है कि बाकी तो जितने सियासी नुकसान और दूसरी चीजें और नफरत और बहुत सी चीजें जो कुछ सरकार के पैट्रोनेज में हो रही हैं, वो तो हम आप हर दिन महसूस कर रहे हैं। लेकिन एक और चीज महसूस करने की है जो शायद हम इंडिविजुअल लेवल पर तो महसूस करते हैं, लेकिन शायद ऐसा लगता है कि ये पूरे मुल्क की समस्या नहीं है। एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जिसमें कोरोना वगैरह के जरिए उस जमाने में तो जो स्कूल बंद थे वो बहुत कुछ बर्दाश्त किया, झेला लोगों ने। और ऑनलाइन क्लासेस और किस किस तरीके से बच्चे इल्म के मामले में पीछे रह गए। लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत कुछ हो रहा है। बहुत बड़ी तादाद में स्कूलों का बंद होना, बहुत बड़ी तादाद में यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स और टीचर्स की वैकेंसीज का खाली पड़ा रहना, उसके अलावा बहुत से स्कूलों के बंद होने के साथ साथ लाख या उससे भी ज्यादा जो जो फिगर्स आए हैं, वो 1,90,000 टीचर्स की नौकरियां खत्म हुई हैं। ये क्या कुछ असर छोड़ेगा इस पूरे मुल्क के फ्यूचर पर, ये समझने की बात है। क्या हमारे सियासतदान, क्या हमारी सरकार जानबूझ करके ये कुछ कर रही है, ये समझना बहुत ही अहम है। क्या जिस तरह से मजदूर बनाने की बात कही गई है, मजदूर बनाया जाए, लोगों को पढ़ने के नजदीक लगाया जाए, क्या आप अपने बच्चों को मजदूर बनता हुआ देखना चाहते हैं? क्या आप मुसलसल इस किस्म के साजिश, कहना लफ्ज जो है वो बहुत छोटा है इसके मुकाबले में, बल्कि इसको एक तरह से पूरे मुल्क के निजाम को, लोगों की जो नई नस्लें हैं उनको तबाह करने का इंतजाम है। इस पर अब से पहले हम बहुत सी अलग अलग खबरें देखते, समझते, बताते रहे हैं। लेकिन आज इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है जनाब शमसुल इस्लाम साहब, जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत अरसे तक पढ़ाया है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है, इंटरनेशनल अफेयर्स आपने वहां पढ़ा है। इसके अलावा आप बहुत सी किताबों के लेखक हैं। बहुत सी किताबें वो जिसमें मजहब की बुनियाद पर नेशनलिज्म को बढ़ाने की बात की जाती है, चाहे वो हिंदू मजहब हो या इस्लाम हो, उसके जरिए जो नेशनलिज्म बनाने की कोशिश की जाती है, उसकी हकीकत, उसके खिलाफ बाकायदा जम करके आर्गुमेंट के साथ आपने किताबें लिखी हैं। शमसुल इस्लाम साहब बहुत ही एजुकेशन को बहुत नजदीक से देखते हैं और हर बात बहुत ही सबूतों के साथ, आंकड़ों के साथ रखते हैं। आज हम उनसे ये बात करना चाहते हैं कि एजुकेशन के मामले में आखिर देश किस तरफ जा रहा है। शमसुल इस्लाम साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, हर घर से जुड़ा हुआ, हर इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ, हर इंसान की आने वाली नस्लों से जुड़ा हुआ मामला है।
आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? चूंकि लोकसभा में, राज्यसभा में बहुत सी ऐसी चीजें आ रही हैं जो बहुत ही बेचैन करने वाली है, आप क्या कुछ देख रहे हैं? जनाब, मैं आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, सब सुनने वालों को सलाम करने से पहले, कि आपने इतने अहम मसले पर, इतने नाजुक मसले पर आपने आज बातचीत रखने का तय किया है। ये तमाम दोस्तों को जो सुनते रहे हैं, आज भी सुन रहे हैं, उनको मेरे सब तरह के सलाम। हाँ, अस्सलाम वालेकुम भी, सत श्री अकाल भी, राम राम भी, सब आपको, और जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद, सब तरह के सलाम। मैं शुरू में ये बात बताना चाहता हूं कि अगर आपने किसी किन्हीं लोगों से या किसी कौम से उसको नाकारा कर देना है, उसको बिल्कुल, यानी वो करोड़ों करोड़ों हो लेकिन वो किसी भी काबिल ना हो, तो उनसे इल्म ले लीजिए, उनसे किताब ले लीजिए, उनसे कलम ले लीजिए, और उनसे उनकी तारीख जो असली है, जो असली इतिहास है, वो ले लीजिए, और इतिहास में जो कुछ अच्छा घटा है उसको भुलवाने का काम करिए। इसका मैं आजादी की लड़ाई से एक मिसाल देना चाहता हूं कि जब ये आया, रॉलेट एक्ट आया, और वो बंदा आया कि जिसकी वजह से जलियांवाला बाग और वो सब हुआ, तो अंग्रेजों ने पंजाब के अंदर एक बहुत भयानक जुल्म का सिलसिला जारी किया। जलियांवाला बाग तो हुआ ही, जिसमें हजारों हमारे लोग शहीद हुए 19 अप्रैल को 1919। लेकिन वो देखिए क्या हो रहा था, उन्होंने एक मुनादी की और एक पुलिस को फैला दिया सब जगह कि जो जो भी एक लाठी लाएगा, या खुद आदमी जो एक लाठी जमा करेगा, तो उसको एक आना दिया जाएगा। जो सरेंडर करेगा, जैसे आजकल नक्सलाइट से हथियार लेते हैं ना, उनको सरेंडर कराते हैं, तो ये था कि एक आना मिलेगा। और एक नूरानी कायदा था जिसमें का खा गा अली बे पे थे, तो वो जो सरेंडर करेगा वो दो आने दिए जाएंगे उसको। लाठी का एक आना, किताब लाने का दो आना, जो किताब सरेंडर करेगा। यानी हुक्मरान जो होते हैं, किताब से कितना डरते हैं, इल्म से कितना डरते हैं, और लाठी के जो किताब को सरेंडर करने पर वो आपको दो आने देते थे। तो आज के जो हुक्मरान हैं वो तो उनसे बहुत आगे बढ़े हुए हैं। अंग्रेज कम से कम जिस देश से आए थे, वो वहां पर हॉब्स, लॉक, रूसो की बात करते थे, बराबरी की बात करते थे, यूनिवर्सल एजुकेशन की बात करते थे, ये सारे करते थे। अभी जो हमारा शासक वर्ग है, हमारे जो हुक्मरान तबका है, वो तो पूछता है, गुरु द्रोणाचार्य को पूछता है, वो मनु को पूछता है, वो चाणक्य को पूछता है। हम इस पर आएंगे, लेकिन ये भी बता दूं कि इसकी शुरुआत इन्होंने नहीं की है। इसकी शुरुआत इसकी शुरुआत कांग्रेस के जमाने में, नरसिम्हा राव के जमाने से हो गई थी कि एजुकेशन को आपने उसको प्राइवेटाइज करना है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करनी है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या थी कि मुनाफा प्राइवेट कमाएगी और घाटा जो है वो पब्लिक के जिम्मे होगा, यानी देश के जिम्मे होगा। उसके लाखों लाखों मिसालें, उदाहरण है, मैं आपको दे सकता हूं। मुझे अच्छी तरह याद है कि ये 2010 के अंदर हम लोग बहुत बड़े बड़े लाखों लोगों को लेकर प्रदर्शन, खासतौर पर दिल्ली में, देश की राजधानियों में बड़े, जो ये कपिल सिब्बल साहब जब HRD मिनिस्टर थे, इस पर भी हम बात करेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एजुकेशन के डिपार्टमेंट का नाम रख दिया ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन, इंसान जो है इंसान नहीं रहे, वो एक रिसोर्स हो गए, वो एक पैदावार का साधन हो गया। ये भी, इसको भी हम जरा टेस्ट करेंगे, इसको भी जांचेंगे। तो उस वक्त ये शुरुआत बाकायदा कपिल सिब्बल साहब ने की, और उसके नतीजे में कपिल सिब्बल साहब को अमेरिका की यूनिवर्सिटीज के जो मालिक थे, उन्होंने उनको सबसे बड़ा इनाम भी दिया था। और इन्होंने सारी यूनिवर्सिटीज के सिलेबस बदलवाना, 3 साल को 4 साल का करना, सेमेस्टर सिस्टम लाना, ताकि बच्चे जो है हमेशा बस पढ़ाई, और टीचर जो है उनको कुछ सोचने का वक्त ही नहीं
मिले। तो ये कांग्रेस ने शुरू किया था, लेकिन इसको धार्मिक और आइडियोलॉजिकल पक्का रंग आरएसएस जब पावर में आई मोदी के झंडे तले, तो ये इसको हुआ। और ये जो है आरएसएस वाले हमेशा कांग्रेस के बारे में अमेरिका जाकर ये कहते रहे आईएमएफ में कि देखिए ये कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है, इसमें इसीलिए ये जो नई आर्थिक नीति है ये लागू नहीं करा पाएंगे, हम पावर में आ गए, हमको मौका लेने दीजिए, फिर हम डंडे के जोर से लागू कराएंगे। और वो उन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में किया और अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी वो कर रहे हैं, यानी वो डंडे के जोर से करा सकते हैं। उसके में पार्लियामेंट में जो अभी पिछले 10-15 दिन के अंदर जो डेटा मेंबर्स को दिया गया है मंत्रियों के द्वारा, वो आपके सामने रख रहा हूं, वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसका आपने जिक्र भी किया है। वो ये है कि हमारी एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं अन्नपूर्णा देवी, नाम तो कितना अच्छा, अन्नपूर्णा यानी जो सबको खाना देती हैं, लेकिन देखिए उन्होंने आंकड़ा जो दिया है वो एजुकेशन खत्म करने और रोटी रोजी पर लात मारने का दिया है। उन्होंने कहा 2021-22 में 20,000 स्कूल बंद हुए हैं, 20,000 जी। और ये आंकड़ा मतलब इससे ज्यादा ही होगा, लेकिन वो कह रही हैं कि 20,000 स्कूल हमने बंद किया। और ये सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल नहीं जनाब। प्राइवेट स्कूल जो है उनका क्या है वो तो हम जानते नहीं है। और इसमें 1,90,000 टीचर बेरोजगार हुए हैं, 1,90,000 टीचर बेरोजगार हुए हैं। तो ये 8-12 तारीख को दिया है उन्होंने, 8-12 को, इसी महीने की 8 तारीख को। और एक और बहुत शर्मनाक डेटा जो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने शायद 12 तारीख को संसद के पटल पर रखा है, उसमें यह है कि जो सेंटर की जो यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बीएचयू है, अलीगढ़ है, ये जो सारी यूनिवर्सिटी हैं, शायद इस तरह की 40 यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ कम ज्यादा भी हो सकती हैं, मुझे माफ करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊंगा। इसमें 33.2, हम इसको 33% ही मान लें, 33% नौकरियां खाली हैं जी। और इन 33% के अंदर ये जिनके सगे हैं, जिन ऊंची जातियों की ये राजनीति करते हैं, ब्राह्मणवाद को मानते हुए, मनुस्मृति को मानते हुए, चाणक्य को मानते हुए, वहां भी जो स्थिति है जरा वहां से हम शुरू करते हैं जनाब। जनरल जो पोस्ट हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, मैं पॉइंट जो आंकड़ा है वो नहीं रख रहा हूं, उसको राउंड फिगर किया, राउंड क्या कहते हैं, राउंड ऑफ कर दे रहा हूं जी। असिस्टेंट प्रोफेसर की 13% नौकरियां खाली हैं, एसोसिएट प्रोफेसर की 25% खाली हैं, प्रोफेसर की 45% खाली हैं। एससी वैकेंसीज 20% खाली हैं। ये असिस्टेंट प्रोफेसर की ये 13% थी जनरल, एसोसिएट प्रोफेसर की 65% है, जनरल में ये 26% थी, प्रोफेसर की ये 75% खाली हैं एससी की, वहां पर 45% थी जनरल की। अब जरा आ जाइए एसटी वैकेंसीज, ये शमसुल इस्लाम का आंकड़ा नहीं है, ये मीडिया स्टार वर्ल्ड का आंकड़ा नहीं है, ये पाकिस्तान का ने आंकड़ा नहीं दिया भारत की यूनिवर्सिटीज के बारे में, ये चीन ने नहीं दिया, ये भारत की सरकार ने, जो मोदी जी कह रहे हैं कि हम मां हैं सारी दुनिया की प्रजातंत्र की, वहां जो रखा गया है मैं उसकी बात कर रहा हूं जी। एसटी जो वैकेंसीज हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर की 27% है खाली, जनरल में 13% थी, एसोसिएट प्रोफेसर की 77% है, जनरल में ये 26% थी, प्रोफेसर में 87% है, वहां पर जनरल में ये 45% थी। ओबीसी सुन लीजिए जनाब, असिस्टेंट प्रोफेसर 29% खाली है, वहां पर 13% थी जनरल की, एसोसिएट प्रोफेसर में 77% खाली है, 77%,
वहां पर 26% थी जनरल में, प्रोफेसर में 85% खाली हैं, जनरल में 46% है। यानी इस आंकड़े से तो ये महसूस हो रहा है कि SC ST OBC की सीटों को पुर करने के लिए बहुत पहले से कोशिशें छोड़ दी गई थी। ये अगर ये बराबर होती तो ये लगता कि सबके बराबर है। अगर इनके आंकड़े में ज्यादा सीटें खाली है तो इससे तो जाहिर सीधा सीधा लग रहा है कि बहुत अरसे पहले से वो साजिश, वो प्लान, उस पर अमल होना बहुत पहले से शुरू हो गया। टारगेटेड है वो तो टारगेटेड है। वो तो इनका क्या कहते हैं, वो जो जाके एकदम अचानक हमला करते हैं उसको क्या बोलते हैं वो? जी वो छापामारी जिसे कहते हैं, छापामारी कर दिया, गोरिल्ला, वो जो है गोरिल्ला ये अटैक एजुकेशन पर इनका वो है। और अभी मैं असल में हम माइनॉरिटीज के लिए खास हमला किया जा रहा है, उस पर अभी मैं आऊंगा, लेकिन आप जरा सा समझिए, ये इसको ये समझ लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों कि ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी सरकार की बेईमानी की वजह से हो रहा है। RSS वाले जो सरकारें हैं, ये उनका आइडियोलॉजी है, ये उनका वर्ल्ड व्यू है, ये उन्होंने वो ही करना है। उसके मैं 2-3-4 उदाहरण आपके सामने रखूंगा। देखिए, ये इस देश में ये कहते हैं 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बना। 4 दिन के बाद इन्होंने कहा हमको मनुस्मृति चाहिए, मनुस्मृति, हम भारत का संविधान बनाएंगे। और मनुस्मृति क्या कहती है उसको एजुकेशन के संदर्भ में समझ लीजिए कि अगर श्लोक, अगर कोई संस्कृत का मंत्र कान में चला जाए तो आपने उसका क्या करना है, तो कान में उसके उबलता हुआ तेल डाल देना है। वो अगर बोलता है तो उसकी जबान काट लेनी है। वो किसी के बराबर बैठता है ऊंची जाति वाले के नीचे तो आपने उसका बम काट देना है ना, तो आप कहीं तो साथ बैठ ही नहीं सकते। इसीलिए आप देखते हैं कि बहुत सारी बार राजस्थान में आप देखा कि बच्चे ने वो ऊंची जाति के उससे पानी पी लिया तो आपने उसको जान से मार दिया। वो कहीं हाथ लग गया तो उसको आपने मार दिया। ये स्कूल में जाके साथ क्या बैठेंगे? बाबा साहब के साथ, बाबा अम्बेडकर के साथ जो स्कूल के अंदर होता था वो हम सब जानते हैं, वो घर घर की कहानी है। आज 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 लगातार होता है, वो कोई इतिहास की बात नहीं है। उसके बाद आप ये समझ लीजिए कि ये जो सरकार है इसमें चाणक्य है, चाणक्य, अमित शाह साहब चाणक्य हैं। अब चाणक्य जो मानते हो, चाणक्य को जो पूछते हो, चाणक्य भाई उसका अर्थशास्त्र पढ़ तो लो। जो राजा के खिलाफ बोलेगा उसको कितनी तरह की सजा देनी है उसका एक चैप्टर है। औरत जो अपने घर से और घर छोड़ के चली जाए या बाहर चली जाए बिना इजाजत के तो उसको कितनी तरह की सजा देनी है वो है। ये जो शूद्र हैं, जो नीची जाति के लोग हैं, उनको शहर में या आबादी में कहाँ रहना है उस पर अलग से तमाम व्याख्या है। ये जो नफरत है, ये जो आज के हुक्मरान हैं, ये वहां तो आप कपिल सिब्बल को मंत्री बना सकते हैं, आपने उससे पहले नूरुल हसन मंत्री थे, उससे पहले जाकिर हुसैन थे, उसके बाद और बहुत सारे लोग मंत्री रहे। ये थे हमारे राधाकृष्णन, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे। लेकिन इनकी घृणा तो इतनी ज्यादा है कि मोदी जी ने पावर में आने के बाद जिसको HRD मिनिस्टर बनाया, अभी HRD पर हमने बात करनी है, HRD मिनिस्टर बनाया, उनकी मैं कह रहा हूं 12वीं पास भी हैं। डिग्री पर सवाल है, डिग्री जो है राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो देख नहीं सकते, क्योंकि अगर उनकी वो डिग्री पता लग जाएगी तो हमारे भारत के तमाम हवाई जहाज के अड्डों का पता लग जाएगा, ऐसे छुपाया गया है उसको। तो वो उनकी डिग्री नहीं, लेकिन मैं कहता हूं चलो वो 12th पास है, वो BA फर्स्ट ईयर किया हुआ है उन्होंने, मान लीजिए। यानी आपने हिंदुस्तान के, अपने देश के, अपने भारत के, अपने मुल्क के एजुकेशन की व्यवस्था को एक ऐसे मंत्री को दिया जिसने ज्यादा से ज्यादा उसके दावे के हिसाब से उसने BA फर्स्ट ईयर किया हुआ था। आप कितनी घृणा करते हैं एजुकेशन से, आप कितना एंटी एजुकेशन है, आप कितना एंटी नॉलेज है, आप कितना एंटी नॉलेज है, इसके आपको अंदाजा हो सकता है। और दूसरी बात, अगर डिग्रियों की बात आ रही है तो थोड़ा सा मैं और लिबर्टी ले लेता हूं।
हमारे हमारे जो प्रधानमंत्री जी जो हैं, उनकी जो डिग्री है वो एक ऐसी पॉलिटिकल साइंस में डिग्री है जो सब्जेक्ट दुनिया में कहीं नहीं होता और भारत की किसी यूनिवर्सिटी में होता नहीं है। उनकी डिग्री जो दिखाई गई है वो डिग्री उस जमाने में कंप्यूटर से बनती ही नहीं थी, तो वो है। अगली बात यह है कि आप जानते हैं कि मैं जिस पीढ़ी से आता हूं, हमारे घर में जो बैठक थी सदर बाजार में दिल्ली में, तो वहां जो घर में हमारे चाचा को, हमारे वालिद साहब को जो डिग्रियां मिली हुई थी हमारे बैठक में लगी रहती थी। जी 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 जी। मैट्रिक होती थी उस वक्त में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बीए मेरे चाचा ने बीए किया हुआ था, डिग्री लगी रहती थी। अभी ऐसा दौर है जिसमें आप डिग्रियां छुपाते घूमते हैं। जी जी जी। आप डिग्री छुपाते घूमते हैं, आप अपनी शादियां छुपाते घूमते हैं, डिग्री छुपाते घूमते हैं, क्या क्या आप घूमते रहते हैं। तो ये आप कितनी नफरत करते हैं। अच्छा, अब वो नफरत इन आंकड़ों में तो आ रही है, लेकिन उसको वो बोलने से भी नहीं कतरा रहे हैं। जी जी जी। वो सीधा बोल रहे हैं। मैं सीधा बोल रहे हैं। 2014 मोदी जी का पहला भाषण लाल किले से सुन लीजिए, और अगर मैं इसमें कॉमा भी मैं जोड़ रहा हूं तो आप मुझे जो सजा दे मेरी जबान कटवा दीजिएगा मनु के हिसाब से। मैं सीधा उनका भाषण सुना रहा हूं आपको। जी जी जी। मेरे भाइयों और बहनों, ये युवाओं का देश है। देश की 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। हमारे देश में दुनिया में सबसे ज्यादा युवा हैं। क्या हमने कभी इसका फायदा उठाने के बारे में सोचा है? शब्द देखिए, फायदा उठाने के बारे में सोचा है? हम उनको काबिल बनाएं, हम उनको विवेकानंद बनाएं, हम उनको शंकराचार्य बनाएं, हम उनको गोलवलकर बनाएं, हम उनको हेडगवार बनाएं, हम उनको मुरली मनोहर जोशी बनाएं, हम उनको एल.के. आडवाणी बनाएं, हम उनको अटल बिहारी वाजपेयी बनाएं? नहीं, उनको फायदा उठाना है उनसे। और फायदा उठाने की अभी लिस्ट है, उनकी लिस्ट है, वो सुन लीजिए। हमने कभी इसका फायदा उठाने के बारे में सोचा है? आज दुनिया को एक कुशल कार्यबल की जरूरत है। आज स्किल्ड वर्किंग क्लास वर्कर्स की जरूरत है जी। आज भारत को भी कुशल कार्यबल की जरूरत है। कभी कभी हम एक अच्छे ड्राइवर की तलाश करते हैं लेकिन वो उपलब्ध नहीं होता है। हम प्लम्बर की तलाश करते हैं लेकिन वो उपलब्ध नहीं होता है। अगर हमें एक अच्छे रसोइये की जरूरत है, वो उपलब्ध नहीं होता है। हमारे पास युवा है, वो बेरोजगार है, और हाँ, ड्राइवर भी है इसमें, सॉरी, कार्यबल। कभी कभी हम एक अच्छे ड्राइवर की तलाश करते हैं लेकिन वो उपलब्ध नहीं होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये देश की आत्मा मर गई थी उस दिन जिस दिन ये भाषण सुना नौजवानों के बारे में। इस देश के नौजवानों के बारे में हिंदू हृदय सम्राट, विश्व गुरु बनाने वाला बंदा, जिसने सबसे ऊंची मूर्ति लगाई है, जिसके नाम पर गुजरात का सबसे बड़ा खेल का मैदान बनाया है, जिसकी वजह से उन्होंने चुनाव में जिसका इस्तेमाल किया है, वो इस देश के नौजवानों की। और ये सिर्फ ये मुसलमान नौजवानों के लिए नहीं है, ये ईसाई नौजवानों के लिए नहीं है, ये जैन नौजवानों के लिए नहीं है, ये सिख नौजवानों के लिए नहीं है, ये हिंदुस्तान के 80% जो अक्सरियत के नौजवान हैं उनके लिए भी है। आप जरा सपना सोचिए आप नौजवानों का कि हमने उनको एक लेबर फोर्स में बदलना है, ड्राइवर के लिए, प्लम्बर के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए और रसोइये के लिए। हमने तो हमारा मिशन कौशल विकास और कुशल भारत होना चाहिए। लाखों करोड़ों भारतीय युवाओं को कौशल हासिल करने के लिए जाना चाहिए, और इसके लिए देश भर में एक नेटवर्क होना चाहिए, न कि पुरातन व्यवस्था। अच्छा, ये कर रहे हैं, ये हो रहा है। आमतौर पर ऊंची जाति के लोग क्या कर रहे हैं? वो यहां से IIM IIT से कर रहे हैं, हमारे मेडिकल कॉलेजेस से पढ़ रहे हैं, जो हमारे पैसे से चलता है, हमारे टैक्स से चलता है। इस देश के किसानों की मेहनत, जो कमाई करते हैं, जो देश के करते हैं, GST से चलता है। और पिछले 5 साल के अंदर 3 लाख से ज्यादा इन लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। आप ऐसा कोई कानून नहीं बनाते हैं कि आप अगर इस देश के पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, पब्लिक स्कूल में पढ़े, आप बाहर नहीं जाएंगे।
आधे मिनट के अंदर पेट का गैस इनका खाली हो जाएगा, ये जो क्या क्या बकते रहते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। हरियाणा के अंदर वो यहां पर बीजेपी की सरकार ने 5 साल का बॉन्ड भरवाना चाहा, क्योंकि इलाज अब चुनाव आ रहे हैं यहां पर। 10 साल में नहीं किया उन्होंने, पहले कभी नहीं किया, तो उस पर इतना हंगामा हुआ है, इतना हंगामा हुआ है कि उन्होंने उसको ठंडे बस्ते के अंदर रख दिया जी। अच्छा, अब ये इसकी जड़ क्या है? इसकी जड़ अटल बिहारी वाजपेयी की, अभी मनु और हम आएंगे उस पर, लेकिन ये सुन लीजिए जरा, इसका आधुनिक आधार क्या है? वो है अडानी अंबानी रिपोर्ट, मुकेश अंबानी और कुमार मंगलम बिरला रिपोर्ट 2000 की। इसमें बताया गया है, ये मेरे पास है पूरी, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि फिजिकल कैपिटल से ज्यादा मुनाफे वाला ह्यूमन कैपिटल है। अच्छा, बात बहुत बिल्कुल सही कर रहे हैं। पूंजीवाद का ये कहना था, हमारे पास कैपिटल होती है, हम नौकरी देते हैं, हम चीज बनाते हैं, इसलिए कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन कैपिटल की जो पिटाई हुई है, और सारी दुनिया की पूंजीवाद को जो संकट हुआ, जो घरों का संकट हुआ था, अमेरिका में सारे बैंक डूबे, बड़े बड़े बैंक डूब गए, तो उनकी समझ में आ गया कैपिटल नहीं है, ये लोगों से जो मुनाफा कमाओगे उससे होगा। मैं उसका एक बहुत गांव वाला, गंवारू जैसा एक उदाहरण देना चाहूंगा। आप ये दोनों जो बंदे हैं ना, अंबानी और बिरला, जी, इन दोनों को कहो कि तुम 10-10 करोड़ रुपए लेके, ये जंगल है हमारे यहाँ पर एक जंगल है, और तुम इसके अंदर चले जाओ और हम तुमको 3 महीने बाद मिलेंगे। तुम्हारे पास कैपिटल है ना, कैपिटल से तुम सब कुछ कर सकते हो। 3 महीने बाद हमको क्या मिलेगा वहां पर? उन्होंने कुछ गंद मचाया हुआ होगा, रुपए सोना चांदी उनका वैसे ही रखा होगा, और इनकी बुरी हालत होगी, और इनको या तो ये मर चुके होंगे, या इनको फौरन ले जाके किसी अस्पताल में डिहाइड्रेशन या इनको कुछ दाखिल कराना पड़ेगा। ये होगा या नहीं? जी, बिल्कुल। और 5 मजदूरों को उसी जंगल में छोड़ दो, निहत्थे छोड़ दो, 3 महीने बाद उनसे मिलो, वहां क्या होगा? उन्हें छोटी सी झुग्गी बना ली होगी, कुछ पेड़ से कुछ काट के खा लिया होगा, बना लिया होगा, है? पानी का नदी आसपास नहीं होगी तो कुछ खोद के वहां से पानी निकाल लिया होगा। तो वो समझ रहे हैं कि ये ह्यूमन कैपिटल है जिससे चलता है, तो ह्यूमन कैपिटल को क्या करना है। लेकिन ये ह्यूमन कैपिटल क्या कर रही है? ये एजुकेशन मांग रही है, यूनिवर्सल एजुकेशन। हमारे संविधान ने भी वायदा किया, है, तो ये एजुकेशन लेके ये बराबर की बात सोच रही है, ये सवाल उठा रही है। ये जो सवाल उठा रही है, इसको हमने खत्म करना है। और इसको खत्म हम कैसे करेंगे? इस पूरे दस्तावेज में यह है कि हम उनको स्किल ट्रेनिंग देंगे, स्कूल में सिर्फ स्किल ट्रेनिंग देंगे। हम यूनिवर्सिटीज को प्राइवेटाइज करेंगे, जो पैसा देगा वो उसमें आएगा। और बैंकों को क्योंकि संकट हो रहा है, इसलिए आप बैंक जो है एक एजुकेशन लोन का सिस्टम शुरू करेंगे। आज के सारे बैंक एजुकेशन लोन्स पर चल रहे हैं जनाब। और कैसे कैसे माँ बाप सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं उसके चक्कर में आके, उसके बहुत उदाहरण हैं। और कितना प्रेशर में बच्चे आ रहे हैं उस सब चक्कर में। आपने देखा कोटा में 3 बच्चों ने लगभग एक साथ सुसाइड किया है। ये आप 100% नंबर भी लेकर आए, फिर आपको कंपटीशन में जाना है। आप 1000% नंबर लेकर आए, फिर आपने कंपटीशन में जाना है। 3 साल को 4 साल का आप कर दे रहे हैं। क्यों कर दे रहे हैं? ताकि सिर्फ आप अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को थोड़ा सा और 1 साल और डिले करना चाहते हैं। आपको समाधान नहीं आता है, आप सिर्फ डिले करने का काम कर रहे हैं। उसके बाद ये साहब और क्या कह रहे हैं, प्राइमरी एजुकेशन वो जो है सारा का सारा हायर एजुकेशन हमने गवर्नमेंट के जो हायर एजुकेशन को बिल्कुल फाइनेंस नहीं करना चाहिए। और अगली बात वो कह रहे हैं कि हमने स्मार्ट स्कूल्स बनाने चाहिए जहां कंप्यूटर होगा। 20,000 स्कूल बंद कर रहे हैं और 1-2 लाख लोगों की नौकरी खत्म कर रहे हो और बोल रहे हो कि हम स्मार्ट स्कूल होने चाहिए। तो स्मार्ट स्कूल में जो पैसा देगा वो पढ़ाई करेगा ऊंची जाति के लोग, क्योंकि 1% लोगों के पास इस देश के
इस देश की लगभग लगभग 40% संपदा है, मिल्कियत है, तो वो पढ़ेंगे। और वो यहाँ क्यों पढ़ेंगे, वो स्विट्जरलैंड जाकर पढ़ेंगे, इंग्लैंड पढ़ ही रहे हैं, वो हो ही रहे हैं। उसके बाद वो एक और इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, इंट्रोड्यूस कंपलसरी वोकेशनल ट्रेनिंग। ये जो मोदी जी बोल रहे हैं ना, ये मोदी जी ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान के नौजवानों को स्कूल में आप ड्राइवरी सिखाओ, आप प्लम्बरिंग सिखाओ, आप इलेक्ट्रिशियन सिखाओ, आप रसोई खाना बनाना सिखाओ। आईआईटी, ये हायर एजुकेशन सिर्फ आईआईटी आईएम रहेगा, वहां सोशल साइंसेज वगैरह की किसी की भाषा की किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सवाल उठाने लगते हैं। दुनिया के जितने भी टोटलिटेरियन स्टेट्स हैं, वहां पॉलिटिकल साइंस नहीं है सब्जेक्ट, वहां सोशल साइंसेज नहीं है सब्जेक्ट जी। अच्छा, उसके बाद एक और बात वो कह रहे हैं, स्टूडेंट्स की पॉलिटिक्स बिल्कुल बंद कर दी जाए, सारी पार्टियों को जमा करके एक साझा बयान निकालना चाहिए, एक साझा फैसला लेना चाहिए। किसी की भी सरकार होगी, वो स्टूडेंट्स को और टीचर्स को राजनीति नहीं करने देगी। बहुत खूब, अंग्रेज भी नहीं करने देते जी। शमसुल इस्लाम साहब, देखिए, दो तीन चीजें मैं अब तक, एक तो ये समझ पाया कि इल्म से दूर रखने का जो सिलसिला है, जिसमें हमने आपने देखा कि हमारे जमाने में, आपके जमाने में जब पढ़ता था स्टूडेंट तो लिखता था बाकायदा जी, लिखने की बाकायदा कोशिश की जाती थी, नोट्स बनाने सिखाए जाते थे, टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को नोट्स देते थे, मुख्तलिफ किताबें बताते थे कि इनसे आपको नोट्स बनाना है। एक जमाना आया कि वो यस नो वाले सवालात आने शुरू हो गए, और अब हम उस लेवल तक पहुंच गए, मैं कम वक्त में बात कह रहा हूं, कि अब पीएचडी अगर स्टूडेंट भी है, अगर उससे कहा जाए कि आप अपने पसंद के किसी भी सब्जेक्ट पर एक पेज पर कुछ लिख करके लाके दे दो, वो पेज आपको नहीं मिलेगा। यानी पढ़ने लिखने की, बल्कि लिखने की खास तौर पर, जिसमें बाकायदा जहन काम करता था, जो फ्लो ऑफ थॉट कागज पे आता था, वो सब बिल्कुल एक तरह से खत्म करने का इंतजाम कर दिया। तो ये एक लंबे अरसे से एजुकेशन को खत्म करने के प्लान पर अलग अलग फेजेस में काम हुआ। ये क्या ये आप सही फरमा रहे हैं। देखिए, एक तो टेक्नोलॉजी एक अंतर कर रहा है, वो तो टेक्नोलॉजी न्यूट्रल होती है, ये उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को शिक्षा से बाहर करने के लिए। उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप शिक्षा में और लोगों को लाने के लिए भी कर सकते थे। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, आमतौर पर मोबाइल आया, मोबाइल जब आया ना, तो मोबाइल सबसे पहले हमारे गांव में पहुंचना चाहिए था, जहां पर सबसे ज्यादा हमारी बच्चा जनते हुए मर जा रही थी। लेकिन मोबाइल किनके पास आया? जिनको पहले से ही कम्युनिकेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमारी टेक्नोलॉजी इंसानी जिंदगी को सुधारने के लिए और जो अभी तक परेशान है उनको दूर करने के लिए होनी चाहिए। हम जो टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी ला रहे हैं कि खर्चीला उसको करें और लोग, कितने लोगों को हम बाहर कर सकते हैं। अच्छा, जहां तक पढ़ने की बात है, आप एजुकेशन का सिस्टम ये कर रहे हैं कि आपने आप जाने नहीं, आप रट लें। आप जो है, आपको जो है, आप सिर्फ रिप्रोड्यूस कर दें, आप उसमें बढ़ा नहीं सकें। देखिए ना, अगर कहीं पर इल्म खत्म हो जाता, को हम ये कहते हैं कहीं इल्म खत्म हो गया, तो प्लेटो के बाद तो अरस्तु नहीं होता, अरस्तु के बाद कोई नहीं होता, क्योंकि प्लेटो तो बाप थे पॉलिटिक्स के, अरस्तु तो पॉलिटिकल साइंस के बाप थे। लेकिन उनके औलादों ने उनको चैलेंज किया, उन पर सवाल उठाए। आप उसको पूरे को खत्म कर देना चाह रहे हैं, और अच्छा, आप ये कह रहे हैं। मैं इस पर और आगे आऊंगा। एजुकेशन पॉलिसी आखिर क्यों ऐसी और किस तरह की है, क्या क्या है इसमें, थोड़ा सा मैं ब्रीफली आपसे जानना चाहूंगा। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा एक अपना तजुर्बा बता दूं। कपिल सिब्बल साहब का आपने नाम लिया जी, और मुझे याद है कि जब प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके साथ ही एचआरडी मिनिस्टर थे। मैं इत्तेफाक से प्राइम मिनिस्टर हाउस में ईद मिलन था या रोजा अफ्तार था, उसमें मैं वहां मौजूद था, फिजिकली पर्सनली बिल्कुल।
और उसमें इत्तेफाक से उस क्राउड में जो प्राइम मिनिस्टर के आसपास था, वहां जब वो प्राइम मिनिस्टर जरा अपनी सीट ले ली चले गए, तो कपिल सिब्बल के बात करते हुए मैंने देखा, एक एजुकेशन डायरेक्टर थी दिल्ली की कोई, तो वो जो जिस तरह से एक ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियन की खुशनुदी हासिल करने के लिए कुछ तारीफें करता है, तकरीबन उसी तरह से वो मोहतरमा उनसे कह रही थी कि बहुत अच्छी एजुकेशन पॉलिसी आप लाए हैं, वो जो 10वीं तक पास कोई किसी को फेल ना करो, ये सब सिलसिला शुरू हो गया था। तो इमीडिएट जो उन्होंने जवाब दिया वो बहुत ही रियल था, वो मैं लोगों तक इसलिए पहुंचा रहा हूं। तो उन्होंने ये कहा कि हाँ, हम हर कुछ वो काम कर रहे हैं जिससे बच्चे ना पढ़े। ये बात उन्होंने उस एजुकेशन डायरेक्टर से कही, जो बात आप कह रहे हैं कि वो सिलसिला तभी से शुरू हो गया था। जो तो अभी जी उनके राज में और उनसे पहले भी जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, यानी ये अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भी एक प्राइवेट स्कूलों की चेन आई है। उसके बारे में ये बिल्कुल गवाहियां हैं कि जब वो एजुकेशन मिनिस्ट्री, जिसको एचआरडी मिनिस्ट्री कहते थे, जाता था तो उतरने के बाद ही हर आदमी को 500 रुपए, जिसने दरवाजा खोला 500 रुपए, लिफ्ट मैन को 500 रुपए। वो एचआरडी मिनिस्ट्री में हर जो बंदे ने उस गुजरा चपड़ासी, उसको 500 रुपए का 500 रुपए उसको इनाम में देता था। हाँ, और वो इंग्लैंड के बड़े पूंजीपति थे कोई, अभी उनका बहुत बड़ा चेन है। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं जनाब, कि इसमें हम इस बात को ना भूलें कि ये सरकार जो मुसलमानों के विरोध के अंदर जो इनका है, जो और कहते हैं कि मुसलमान खतरा नंबर 1 है, उस काम को नहीं भूल रहे हैं। यानी आप ये समझ लीजिए कि हिंदू सबसे बड़े हमारे देश की माइनॉरिटी है मुसलमान, और सबसे गरीब हालत में है, वो सभी कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं। अगर उतनी हालत में नहीं है तो कोई भी आदमी, गरीब की जोरू सबकी भाभी, उसको कोई भी डांट देता है, कोई भी कह देता है ये इनको हम ये नहीं करेंगे, हमको नहीं करेंगे, बुलडोजर चला दो, ये सब कर दो। ऐसा मुमकिन नहीं था अगर मुसलमानों की हालत इतने गरीब नहीं होते तो उनके माइनॉरिटीज के जो 1 पहली से 8 तारीख तक के वजीफे बंद कर दिए गए, और जैन्स को भी फर्क पड़ा, बुद्धिस्ट को भी फर्क पड़ा, ईसाइयों को भी फर्क पड़ा, सिखों को भी फर्क पड़ा। सबके बच्चे, जो गरीबों के बच्चे बाहर हो गए, लेकिन मुसलमानों के तो 90% बच्चे बाहर हो जाएंगे एजुकेशन से। उसके बाद हायर एजुकेशन में भी मुसलमान नहीं जाए, और जो कुछ चले जाते थे गांव से आकर, जैसे बहुत रूरल इलाके से आके जेएनयू में उनको स्कॉलरशिप मिल जाती थी, मौलाना आजादी स्कॉलरशिप, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में चले जाते थे, अब वो भी उन्होंने बंद कर दिया। जी। ये भी हमारी अब आजकल माइनॉरिटीज अफेयर्स की मिनिस्टर हैं, जो हमारी एचआरडी मिनिस्टर थी ना, तो वो उन्होंने 3-4 दिन पहले अनाउंस कर दिया, वो भी बंद कर दिया है। लेकिन इसको हम, और बदकिस्मती देखिए कि जो सो कॉल्ड मुसलमान लीडर्स हैं, जो आलिमे दीन, आलिमे इस्लाम, तमाम दुनिया के जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को मिलते हैं, वो कौन से चूहे के बिल में घुसे हुए हैं हमको पता नहीं है। वो ये तक नहीं कह रहे हैं कि सरकार ने बंद कर दिया तो हम ऑफर करते हैं। जी। उन्होंने इतनी जायदादें, इतनी जमीनें, इतना पैसा उनको मिल रहा है आरएसएस से और कहां से, सऊदी अरब से और कहां से, तो वो कहें कि हमको सरकारी पैसे की जरूरत नहीं है, हमारे पास आओ, हम देंगे तुमको। खामोश बैठे हैं, पूरे खामोश बैठे हैं। तो आज जो वो करना चाहते हैं, मैं कंक्लूड कर रहा हूं, आज जो वो करना चाहते हैं, वो एजुकेशन की सिस्टम को वो ले जाना चाहते हैं द्रोणाचार्य के जमाने में। मैं सुनने वालों को, अगर आप जरूर वाकिफ होंगे, लेकिन वो असली किस्सा फिर आपको सुना देता हूं। जरा मुख्तसर रखिएगा। द्रोणाचार्य एक गुरु थे जो तीर अंदाजी के कोच थे। वो ऊंची जाति के जो ये कौरव पांडव थे, इनको सिखाते थे। और उसी बीच में उनको देखते देखते एक शूद्र बच्चा, एक ट्राइबल बच्चा जो था, एकलव्य, उसने सीखते सीखते
वो उसकी अपनी काबिलियत भी होगी, क्योंकि वो कोई द्रोणाचार्य से नहीं सीखा होगा, वो बहुत बढ़िया चलाने लगा और वो इनको हराने लगा। ये कहीं चलाते थे, उससे पहले वो हरन मार देता था, वो निशाना लगा देता था। तो उसको उन्होंने देखा कि शूद्र है, उसको अपनी यहाँ तो ले नहीं सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि उससे कहा कि तुमको दक्षिणा देनी होगी क्योंकि तुम मुझे को गुरु कह रहे हो। वो देखिए कितना सीधा और शरीफ आदमी था। जो हमारे दलित, ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोग होते हैं सीधे सीधे होते हैं। तो वो उन्होंने कहा कि ये अपना अंगूठा दे दो। अच्छा, अंगूठे के बिना तो आपका तीर चलेगा ही नहीं, आप कमान आप पकड़ नहीं पाएंगे, और उसी अंगूठे से ही मारा जाता है। तो उन्होंने जो उसके पास सबसे बेहतरीन स्किल था, उससे उसको फिजिकली उसको उससे वंचित कर दिया। ये बिल्कुल यही करना चाहते हैं। ये उस जमाने में मैं पहले भी बता चुका कि आरएसएस का जो एक सबसे बड़ा आइडियोलॉग था, और नेहरू जी की एक बहस हुई। नेहरू जी ने कहा तुम 1000 साल पहले ले जाना चाहते हो, उसने कहा मैं हम अपने देश, हम भारत को, हिंदुस्तान को 5000 साल पहले ले जाना चाहते हैं। तो ये वहां ले जाना चाहते हैं जो सिर्फ एक छोटा सा गिरोह नॉलेज रखेगा, बाकी किसी को कोई नॉलेज नहीं होगी किसी को। और इसमें हिंदू मुसलमान में अंतर नहीं करेंगे, लेकिन माइनॉरिटी सबसे ज्यादा पिसेंगे, दलित सबसे ज्यादा पिसेंगे, क्योंकि वो विकास, जो सो कॉल्ड विकास है, उसके सबसे नीचे पैमाने पर, सबसे नीचे पायदान पर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये मिलकर लड़ाई नहीं लड़ोगे, अपनी 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 नॉलेज की जो हेरिटेज है उसको नहीं बचाओगे, और सिर्फ आपको जो है कि आप संस्कृत का श्लोक पढ़ ले। आप भारतीय की क्या परिभाषा बताइए अभी मोहन भगवत ने, जो संस्कृत का श्लोक पढ़ सकता है? अच्छा, संस्कृत का श्लोक तो आपने पहले हमको पढ़ने दिया नहीं, तो आप ही को तो ज्यादा जानकारी है, तो आप ही तो जीत जाएंगे, आप ही सिर्फ भारत के नागरिक बने रहेंगे, हम तो नहीं रहेंगे। अगर आज हम सीख भी लें तो मुश्किल हो जाएगी। तो बहुत नाजुक समय है। वो खून नहीं बहा रहे हैं, वो खून भी बहा रहे हैं, लेकिन ये करते हुए उनको खून नहीं बहाना है, उन्होंने आपकी अकलों को काट देना है। जी जी जी, तो ये अकलों को काटने का इंतजाम हो रहा है। आपकी जो अकल है, जो आपको पानी चाहिए, जो गिजा चाहिए, उससे उन्होंने आपको महरूम कर देना है। जी जी, और बिना सोचने वाले आदमी चाहिए उनको। जी 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 जी, और इस लायक कर देना है कि आप कोई सवाल ना कर पाए, अपनी कोई जरूरत के लिए आवाज ना उठा पाए, और सिर्फ यसमैन के तौर पर रहें। बिल्कुल जैसे रोबोट होता है, रोबो जिसे कहते हैं, तकरीबन उस तरह के लोग चाहिए, जो उन्हें चाहिए वो आखिरी बात। हाँ, वो एक मुसलमान गुंडे ने, मुसलमान नाम था, उसने एक बच्ची के साथ किया था, है ना? उसके बाद कितना हिंदू धर्म की सेना, कितनी सेना निकल आई थी। अभी कल एक बच्ची पर 3 मुसलमान नहीं है जिन्होंने उस पर तेजाब फेंका और ये सब किया। कोई प्रदर्शन है, कोई विरोध है? क्योंकि आपने क्या सिखाया है उनको? आपने स्कूल नहीं भेजा उनको, शाखा में आपने उनको ये सब सिखाया है, और उसका नतीजा इस देश के अक्सरियत को भी भोगना पड़ेगा। जी बिल्कुल, वो तो समझ लीजिए। बेरोजगार जो हुए हैं वो अक्सरियत में हुए हैं, जाहिर है अक्सरियत से होंगे। तालीम से दूर रहेंगे तो वही अक्सरियत वाले जो हिंदू हैं, जो दूसरे लोग हैं, मुसलमान तो फिर भी कम है। सारा नुकसान, सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को उठाना पड़ेगा जिनको अंधभक्त बनाया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर सारी कीमत बंगाली मुसलमानों ने चुकाई है, हिंदुओं ने नहीं चुकाई, वहां के ईसाइयों ने नहीं चुकाई, मुसलमानों ने चुकाई है। इसको भूले मत कभी भी। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शम्सुल इस्लाम साहब। आपसे बात करने में हमेशा बहुत सी चीजें सीखने समझने को मिलती है। मैं अपने दर्शकों से बस एक ही बात कहूंगा कि अब अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में कम से कम सोचें कि आखिर ये इनका कोई फ्यूचर बाकी बचेगा इस सिस्टम में। अगर नहीं तो बहरहाल जागने की जरूरत है, और उस मुसीबत से बचने की जरूरत है कि जब आपके बच्चे सिर्फ और सिर्फ मजदूर रह जाएं, और जो आप अफसर बनाने की बात सोचते थे, जो तरक्की की बात सोचते थे, वो रास्ते बिल्कुल बंद कर दिए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।